अध्याय 46 अनुनय। झांग शियाओलोंग की बाह पर पट्टी हटा दी गई थी, लेकिन इसे अभी भी एक बेल्ट से सुरक्षित किया गया था और उसकी छाती के सामने रखा गया था। उसका दूसरा हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ लटका हुआ था। वह लियू कियान से ज्यादा पीछे नहीं खड़ा था। श्री लियू और उनकी बेटी के पुनर्मिलन के मार्मिक दृश्य को देख रहा था। अपने पिता और माता के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने कभी अलगाव का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि यह कैसा था। अब अपने प्रिय की हरकतों को देखकर वह उसके लिए संतुष्ट महसूस कर रहा था और जानता था कि इस बार उसका निर्णय सही होना चाहिए। झांग शियाओहू झांग शियाओलोंग के पास खड़ा था। अभी भी उसके हाथ में पानी की बोतल थी, लेकिन उसकी आंखें यार्ड के चारों ओर देख रही थी, जैसे कि किसी को ढूंढ रही हो। श्री लियू ने प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाया। उनकी नजर लियू कियान के सिर के ऊपर झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू की ओर गई। वह मुस्कुराया और उन पर सिर हिलाया, फिर अपनी बेटी के सिर से अपना हाथ हटा दिया और माफी मांगते हुए थोड़ा लहराया। झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू ने स्वाभाविक रूप से बदले में सिर हिलाया, इंतजार किया। जब कसाई लियू ने लियू कियान को लौटते देखा तो श्री लियू उसका अभिवादन करने गए, लेकिन कसाई लियू नहीं उठे। उसने अपनी शराब पीना जारी रखा। शराब खत्म करने के बाद उसने देखा कि दोनों भाई दरवाजे पर खड़े हैं। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, तो यह हमारे दो महान नायक थे जो कियान कियान को वापस लाए। अंदर आओ, अपने चाचा के साथ कुछ ड्रिंक लो। झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू हंसे और बांस के नीचे चौकोर मेज की ओर चल दिए। लियू कियान, जो अपने पिता के साथ अपने समय का आनंद ले रही थी, ने शराब पीने शब्द सुना, ऊपर देखा और कसाई लियू से कहा, दूसरे चाचा, जियो लोंग की चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए वह पी नहीं सकते। यदि आप पीना चाहते हैं तो जियोहू को ढूंढें। कसाई लियू चिल्लाया, तुम छोटे बव्वा, तुम पहले से ही बाहरी लोगों का पक्ष ले रहे हो। लियू कियान ने मीठे स्वर में कहा, दूसरा अंकल। कसाई लियू ने कहा, ठीक है, मुझे ऐसा कहना बंद करो। मुझे मालूम है, मैंने आपको पहले कभी भी कई बार मुझसे ज्यादा दूसरा अंकल कहते नहीं देखा। श्री लियू ने युवा किसान को एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ अपने पास आते देखा। वह अभी भी दिखने में साधारण था, लेकिन उसका युवा चेहरा जीवन शक्ति से भरा था। अन्य किसानों के विपरीत वह डरपोक या झिझकते नहीं थे, न ही उन्होंने झांग कै की सतर्कता प्रदर्शित की। उसकी आंखें चमकीली लग रही थी, और यद्यपि उसके कपड़े पहने हुए थे, वे साफ थे और उसे अच्छी तरह से फिट करते थे। उसके कदम स्थिर और विश्वसनीय थे, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। श्री लियू स्वाभाविक रूप से झांग शियाओलोंग को वापस लाने के लियू कियान के इरादे को जानते थे। हालांकि उन्होंने शादी को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में झांग शियाओलोंग की प्रशंसा की। इस समय झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू भी श्री लियू के पास गए और सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्री लियू इस बार बहुत विनम्र नहीं थे और बस इशारा करते हुए कहा, आप एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और कठिन समय से गुजर चुके हैं। देर हो रही है और यह संभावना नहीं है कि आप आज गोजुआंग लौट पाएंगे। तुम यहाँ रात क्यों नहीं रुकते? तुम जाओ और पहले मेरे दूसरे भाई का साथ रखो। कियान कियान से बात खत्म करने के बाद मैं वहां जाऊंगा। दोनों भाइयों के सहमत होने के बाद वे बांस के पास गए, स्टूल उठाए और बुचर लियू के साथ बातचीत करने के लिए बैठ गए। श्री लियू ने तब लियू कियान से कहा, कियान कियान, चलो बात करने के लिए अध्ययन में चलते हैं। लियू कियान ने अपने पिता की बाह छोड़ दी और कहा, पिताजी, आप पहले जाओ,
मैं आपके लिए कुछ चाय बनाती हूँ। जियालोंग और मैं इसे विशेष रूप से गो गांव से लाए हैं। क्या आप कुछ चाहेंगे? श्री लियू ने कुछ नहीं कहा, बस बेप्सी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने अध्ययन कक्ष में वापस चले गए। लियू कियान बाज के पास गए, झांग शियाओहू से पानी की बोतल ली, झांग शियाओलोंग पर नजर डाली और कहा, आप दोनों पहले अपने दूसरे चाचा की कंपनी रखते हैं। मैं पानी उबालने के लिए रसोई में जाऊंगा और आपके लिए कुछ साइड डिश और स्नैक्स बनाऊंगा। पूरी दोपहर चलने के बाद आपको भूख लगी होगी। जब लियू कियान रसोई में पहुंची तो उसने कुएं के पानी को उबालने के लिए आग पर रख दिया। पानी के उबलने की प्रतीक्षा करते समय उसने खाली रसोई के चारों ओर देखा, जो उसके पास था उसे उठाया और दो साधारण व्यंजन बनाए। वह कोई मिठाई नहीं बना सकती थी, इसलिए उसने दोनों भाइयों को खिलाने के लिए साइड डिश के साथ कुछ बचे हुए पेनकेक्स निकाले। लियू कसाई ने खुशी खुशी साइड डिश खाए और कुछ शराब पी। कभी कभी झांग शियाओहू को एक कप डालते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में झांग शियाओलोंग को पीने की कोशिश नहीं की। जल्द ही पानी उबल गया। लियू कियान ने सावधानी से चाय बनाई और चाय का सेट और पानी लेकर वह अध्ययन की ओर बढ़ गई। अध्ययन में प्रवेश करने से पहले उसने झांग शियाओलोंग पर नजर डाली। उनकी आंखें मिली और लियू कियान ने सिर हिलाया। उसकी आंखें पुष्टि से भरी थी, अध्ययन में मुड़ने और चलने से पहले। श्री लियू अपने अध्ययन कक्ष में एक किताब पढ़ रहे थे जब लियू कियान अंदर आए। उसने किताब नीचे रख दी, सूंघा और कहा, गोजुआंग का पानी वास्तव में अद्वितीय है। इसके साथ बनाई गई चाय अविश्वसनीय रूप से सुगंधित होती है। यह वास्तव में दुर्लभ है। लियू कियान ने चाय का प्याला अपने पिता के सामने रखा, उन्हें चाय की सुगंध को सूंघते हुए देखा, इसे धीरे धीरे घूंट लिया, स्वाद का स्वाद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर चुप रह गईं। श्री लियू के थोड़ी देर पीने के बाद उसने पूछा, पिताजी, यह चाय कैसी है? श्री लियू ने कहा, यह चाय स्वाभाविक रूप से मेरे द्वारा आमतौर पर पिए जाने वाले चाय से बहुत बेहतर है, लेकिन यह अभी भी उतनी मधुर नहीं है जितनी पिछली बार गोजुआंग में हुई थी। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह बहुत लंबे समय से बैठा है और ताज़े पानी जितना अच्छा नहीं है। फिर लियू कियान ने और कुछ नहीं पूछा और श्री लियू ने बिना एक शब्द कहे अपनी चाय पीने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहे। श्री लियू ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया और पहले बोला, कियान कियान, क्या आप इस बार इतनी जल्दी में वापस आए क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप अपने पिता को बताना चाहते हैं? लियू कियान शर्मा गए और कहा, पिताजी, आप एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आप पहले से ही जानते हैं। अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो क्या तुम कुछ दिनों में मुझे लेने नहीं आओगे? श्री लियू ने आह भरी, चाय का प्याला मेज पर रख दिया और कहा, कियान कियान, मैंने हमेशा आपको अपना रास्ता देने दिया है क्योंकि आप छोटे थे और आपने आपके साथ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है। इस बार मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपको मेरे अच्छे इरादों को जानना चाहिए, है ना? लियू कियान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि डैडी का इरादा यह है कि उन्हें डर है कि मैं झांग के घर पर पीड़ित होऊंगा, हर दिन खेत का काम करूंगा। उसे यह भी डर है कि झांग शियाओलोंग एक मोटा देशवासी है और मेरा जीवन उतना सुखद नहीं होगा जितना घर पर था। श्री लियू ने सिर हिलाया और कहा, एक साथ रहना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक समस्या नहीं है, यह दो लोगों के लिए एक जीवन है। यदि एक व्यक्ति पढ़ना पसंद करता है जबकि दूसरा खेती करना चाहता है, तो उनका जीवन अलग अलग दिशाओं में जाएगा और जीवन स्वाभाविक रूप से नीरस हो जाएगा और लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसके अलावा
झांग परिवार बहुत गरीब है। आपको यह अपने समय से जानना चाहिए। बालिगों में आपका जीवन आरामदायक नहीं था, है ना? लियू कियान ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैंने इस सब के बारे में सोचा है। मैंने झांग शियाओलोंग की माँ से भी बात की और उन्होंने कुछ वैसा ही कहा जैसा आपने कहा था। वह यह भी उम्मीद करती है कि मैं इसके बारे में ध्यान से सोच सकता हूँ। श्री लियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसने वास्तव में ऐसा कहा था? लियू कियान ने कहा, बेशक, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी चाची, जो सिर्फ एक ग्रामीण महिला है और कई शब्द नहीं जानती है, इतनी समझदार होगी। श्री लियू ने आह भरी, यह वास्तव में दुर्लभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने उदार बच्चे की परवरिश करने में सक्षम था। फिर श्री लियू ने जारी रखा, वास्तव में आप इन चीजों को नहीं समझ सकते। वे सिर्फ अनुभव हैं जो लोग इससे गुजरे हैं, आपको दिए हैं। आपके व्यक्तित्व के साथ यह प्रभावी नहीं हो सकता है, भले ही हम आपको बताएं। जब आप खुद दीवार से टकराते हैं, तभी आप अपने पिता के अच्छे इरादों को समझ पाएंगे। हालांकि आपकी माँ की घटना बहुत पहले हुई थी, लेकिन मुझे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है। अगर मुझ में काबिलियत होती तो मैं तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं होने देता और हमें इतनी जल्दी छोड़ देता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी माँ की त्रासदी आपके साथ फिर से हो। लियू कियान आश्वस्त था और जारी रखा, पिताजी, शायद आप इस बारे में बहुत जिद्दी हो रहे हैं। यदि आपके पास क्षमता होती, तो क्या आप अभी भी वही व्यक्ति होते जो आप अभी हैं? क्या माँ आपसे खुश होगी? अगर वह खुश नहीं है, तो जीवन भर एक साथ रहने का क्या मूल्य है? माँ आपका सम्मान करती है, आपसे प्यार करती है और केवल 10 वर्षों से आपके साथ है, लेकिन उसने जो खुशी हासिल की है वह कुछ ऐसी है जो दूसरों को जीवन भर में कभी नहीं मिल सकती है। मुझे बताओ, उसकी पसंद कौन सी है? लियू कियान ने जारी रखा, पिताजी, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हर किसी का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है। चाहे आप दुखी हो या खुश, यह सब जीवन का हिस्सा है। एक व्यक्ति का जीवन एक प्रक्षेपवक्र है और विभिन्न प्रक्षेपवक्रों का अंतर्संबंध पूरे जीवन का निर्माण करता है। आपकी भागीदारी माता के प्रक्षेपवक्र में नियत थी और माँ के साथ आपकी खुशी भी आपके भाग्य में थी। आपने हमेशा माँ की अच्छी देखभाल करने में असमर्थता के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन यह सच नहीं है। जिस क्षण से माँ आपसे मिली, हमारे परिवार का जीवन पहले से ही निर्धारित था और माँ की खुशी और अंत पहले से ही पूर्व निर्धारित था। इसे बदलने का कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। यदि आप उस समय आधिकारिक पद में व्यस्त होते, तो आप स्वाभाविक रूप से माँ की उपेक्षा करते। वह हमें इतनी जल्दी नहीं छोड़ती, लेकिन क्या वह खुशी से रहती थी? श्री लियू को गहरी सोच में देखकर लियू कियान ने जारी रखा, वास्तव में मैं झांग शियाओलोंग के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में भी सोच रहा था। मैंने पहले यूएयू को बताया था कि जिस क्षण से मैं कपड़े की दुकान में झांग शियाओलोंग से मिला, हमारे रास्ते आपस में जुड़े हुए थे। पिताजी शायद जानते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था, इसलिए मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं केवल जियालोंग के साथ अपने रिश्ते को भाग्य के रूप में वर्णित कर सकता हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो पिता को नहीं पता होगा। श्री लियू को अचंभित रखा गया और पूछा, यह क्या है? लियू कियान ने रहस्यमय तरीके से पूछा, क्या डैडी को लगता है कि गांव में पानी का स्वाद विशेष रूप से अच्छा है? श्री लियू ने कहा, हाँ, तो क्या? फिर लियू कियान ने श्री लियू को अपनी दादी की बीमारी और इलाज के लिए लुज़ेन की यात्रा के बारे में बताया। श्री लियू स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने पूछा, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं
कि यह कुएं का पानी था जो इसका कारण बना। लियू कियान ने कहा, बेशक, बस झांग शियाओलोंग की बाह को देखो। क्या आपने कभी टूटे हुए हाथ वाले किसी व्यक्ति को सिर्फ 1 महीने में इतनी जल्दी ठीक होते देखा है? इसके अलावा, जब यूएयू पिछली बार मुझसे मिलने आई थी, तो उसने यह भी कहा था कि मेरी त्वचा पहले से काफी बेहतर थी और मैं अब खुद इसे महसूस कर सकता हूँ। श्री लियू ने भौहें सिकोड़ ली और सवाल पूछना बंद कर दिया। लियू कियान ने जारी रखा, पिताजी, इसके बारे में सोचो। इस कुएं का पानी अमूल्य है। आपका स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहा है। जब से माँ का निधन हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा हमेशा रही है कि आप स्वस्थ रहें। अब जब हमारे पास यह कुएं का पानी है, तो 100 साल की उम्र तक जीना कोई सपना नहीं है। इस कुएं का पानी झांग परिवार ने खोदा था। यह झांग परिवार से संबंधित है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक और अवसर है जो स्वर्ग ने मुझे और जियालों को दिया है? इसके अलावा, मेरे बड़े भाई ने कभी शादी नहीं की है और मुझे नहीं पता कि मेरी होने वाली भाभी गुणी होगी या नहीं। अगर मैं झांग परिवार में जाता हूँ और आप गो गांव जाते हैं, तो मैं पिता की देखभाल कर सकता हूँ और पिता भी भगवान के आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं। क्या यह दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा नहीं होगा? यह मेरे दिल की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। अध्याय 47 समझौता। श्री लियू ने कहा, कियान कियान, क्या डैडी इस कुएं का पानी पीते हैं? क्या वह स्वस्थ हैं? या क्या वह 100 साल तक जीवित रह सकते हैं? ये सभी मामूली मुद्दे हैं। डैडी जो सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, वह यह है कि आप एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जिएं। लियू कियान ने कहा, पिताजी, अगर मैं एक स्थिर जीवन जी सकता हूँ और आपके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए आपकी देखभाल कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इसके अलावा, शादी एक जुआ है। आप एक नज़र में किसी व्यक्ति का असली स्वभाव देख सकते हैं या आप कभी नहीं देख सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन केवल उसके रूप से कर सकते हैं। यदि आप सही जुआ खेलते हैं, तो खुशी आपकी है। जहां तक तथाकथित समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति से शादी करने का सवाल है, यह अतीत में सफल विवाहों की व्याख्या मात्र है। इस दुनिया में कितने दुखी जीवन समान सामाजिक स्तर के किसी व्यक्ति से शादी करने का परिणाम है। लियांग शानबो और झू यिंगताई की सुंदरता केवल किंवदंती में है। शायद वास्तविक जीवन में वे आपके और माँ की तरह प्यार नहीं करेंगे। झांग शियाओलोंग में लियांग शानबो का आकर्षण और तेजतर्रार नहीं हो सकता है, लेकिन वह स्थिर और दयालु है। मैंने अतीत में केवल उन विद्वानों की सतह देखी और उन्हें गहराई से नहीं देख सका। लेकिन जियाओलोंग के साथ मैं एक नज़र में उसका सार देख सकता हूँ और मैं उसके साथ अपना रिश्ता जारी रखने को तैयार हूँ। श्री लियू दंग रह गए और उन्होंने कहा, कियान कियान, मैं आपको तब से पढ़ना और लिखना सिखा रहा हूँ जब आप छोटे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह करना सही काम है या नहीं। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास आपका खंडन करने के लिए शब्द नहीं है। लियू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये सिर्फ मेरे विचार हैं। आपके विशाल ज्ञान की तुलना में मैं उनके योग्य होने से बहुत दूर हूँ। श्री लियू मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। लियू कियान ने जारी रखा, वास्तव में झांग परिवार के बारे में एक और बात है जिसने मुझे छुआ, उनका सामंजस्य और बड़ों की सहनशीलता। विवाह केवल 2 लोगों के बारे में नहीं है, यह जियालों के परिवार के साथ एकीकरण के बारे में भी है। झांग परिवार के साथ अपने समय के दौरान मुझे 2 बड़ों और यहाँ तक कि जियालों की नानी से भी बहुत देखभाल मिली। मुझे लगा कि वे बहुत ही उचित थे और हमेशा दूसरों को पहले रखते थे।
केवल इस तरह का परिवार ही युवा पीढ़ी के लिए खुशी ला सकता है और उन्हें वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने की अनुमति दे सकता है। मुझे लगता है कि मैं झांग परिवार में उतना ही स्वतंत्र और खुश महसूस कर सकता हूँ जितना मैंने बालिगांव में किया था। कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि मैं बालिगों की तुलना में अधिक सहज हो सकता हूँ। इस बिंदु पर श्री लियू फिर से हंसे और डांटे, तुम छोटे बच्चे, तुम अभी तक नहीं गए हैं और आप पहले से ही बालिगों के बारे में बुरी बात कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि लड़कियां बाहरी लोगों की ओर आकर्षित होती हैं। लियू कियान ने मीठे स्वर में कहा, पिताजी, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मुझे झांग परिवार में ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो मुझे बालिगांव में नहीं मिल सकती। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे घर में माँ नहीं है। श्री लियू उदास दिखे और बोले, हाँ कियान कियान, यह आपके लिए भी कठिन रहा है। जब आप छोटे थे तब से आपको कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला है और आपकी दूसरी चाची एक खुरदरी और असभ्य महिला है जो शायद ही कभी आपकी परवाह करती है। यह मेरी भी गलती है। लियू कियान ने श्री लियू को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, दुखी मत होइए। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और शायद भविष्य में कोई मुझे प्यार करेगा। आपने कहा था कि दूसरी आंटी एक खुरदरी है, लेकिन क्या जियालोंग की माँ भी एक खुरदरी नहीं है? लेकिन वह बहुत विचारशील और कोमल है। लोगों के बीच का अंतर इतना बड़ा है। बेशक, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी चाची बुरी है। दूसरे चाचा के परिवार का प्रबंधन दूसरी चाची द्वारा किया जाता है और वे हमसे कहीं अधिक समृद्ध जीवन जीते हैं। शायद मैं सिर्फ जियालोंग की माँ की ओर आकर्षित हूँ। मैं अब उसके साथ रिश्तेदारी की भावना भी महसूस करता हूँ। श्री लियू ने सिर हिलाया और कहा, आप हमेशा बहुत प्रतिस्पर्धी रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ है जो आपको इतना प्रभावित कर सके। ऐसा लगता है कि यह एक कारण है कि आपने झांग शियाओलोंग को चुना। लियू कियान ने शर्माते हुए सिर हिलाया। श्री लियू ने आह भरी और कहा, यह समय की बात है कि झांग शियाओलोंग आपसे मिले और आपको बचाया। यह स्थान की बात है कि झांग परिवार जादुई पानी खोदने में सक्षम था। यह सद्भाव की बात है कि झांग परिवार और आप इतने अच्छे से मिलते हैं। आपने यह सब कहा है, तो मैं और क्या कह सकता हूँ? लियू कियान ने खुशी से पूछा, फिर पिताजी, क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? श्री लियू ने हंसते हुए कहा, आप झांग परिवार के घर पर 1 महीने से अधिक समय से रह रहे हैं। जो लोग आपको जानते हैं वे कहते हैं कि आप दयालु और धर्मी हैं, कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो लोग आपको नहीं जानते हैं वे नहीं जानते कि इसके बारे में क्या कहना है। यह आपके लिए एक अच्छा अंत है। यह एक जीत की स्थिति और एक सुंदर कहानी है। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व को देखते हुए अगर मैं सहमत नहीं होता तो क्या आप कुई यिंगिंग के उदाहरण का अनुसरण नहीं करते? लियू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता कुई परिवार की जिद्दी बूढ़ी औरत नहीं है। श्री लियू ने कहा, इतना ग्लिब होना बंद करो। जब मैंने तुम्हें वापस आते देखा तो मुझे पता था कि तुम अपने पिता को मनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो। अन्यथा आप झांग परिवार के घर में छिप गए होते और मुझे देखने से इनकार कर देते। लियू कियान ने कहा, यह कैसे हो सकता है, पिताजी? आपकी बेटी अपनी पहल पर वापस आ गई। पिता और बेटी ने कुछ देर और बातें की। श्री लियू ने कहा, देर हो रही है। आपको जाकर रात के खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अपनी दूसरी चाची और यूएयू को आने और मदद करने के लिए कहें। चलो आज एक परिवार का पुनर्मिलन करते हैं। ओह, और आपको भी जाकर जियालोंग को बताना चाहिए। वह अभी चिंतित महसूस कर रहा होगा। यह सुनकर लियू कियान ने खुशी से कहा, तो डैडी,
मेरे साथ बाहर आओ। आप दोनों चैट कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। बाद में लियू कियान ने अपने पिता को अध्ययन से बाहर निकालने में मदद की। बाहर पहले से ही अंधेरा था और बांस के नीचे पहले से ही तेल के दीपक जलाए गए थे। लियू द बुचर और उसके दो साथी अभी भी बैठे थे और बात कर रहे थे। कोई उनकी ओर पीठ करके बैठा था। लियू कियान का बड़ा भाई लियू काई। झांग शियाओलोंग की आंखों ने अनगिनत बार अध्ययन के दरवाजे को स्कैन किया था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं सुना था जो लियू द बुचर और उसके साथी कह रहे थे। वह केवल अपने और लियू कियान के बारे में चिंतित था। अब जब लियू कियान और मिस्टर लियू बाहर आ गए थे, तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें देखने वाले पहले व्यक्ति थे। वह अनजाने में उठ खड़ा हुआ। लियू कियान ने झांग शियाओलोंग को खड़े होते देखा, उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और थोड़ा सिर हिलाया। झांग शियाओलोंग को पता था कि चीजें अच्छी तरह से चल रही है और वह बहुत खुश था। इस समय लियू काई ने भी अपने पीछे की हलचल पर ध्यान दिया और जल्दी से घूम गया। उसने अपनी बहन को देखा, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था, और स्वाभाविक रूप से खुश था। वह उठा और भाग गया। एक बार जब वह करीब आ गया, तो उसने उसे ध्यान से देखा और लियू कियान से पूछने से खुद को नहीं रोक सका, कियान कियान, मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। आप पहले से बहुत अलग दिखते हैं। न केवल आप गोरे हैं, बल्कि आपकी आंखें भी बहुत साफ हैं और आपका व्यवहार बहुत अधिक सुरुचिपूर्ण है। आप किसी और की चोटों की देखभाल करने नहीं गए थे। यह सुनकर लियू कियान ने खुशी से श्री लियू की ओर देखा और श्री लियू ने समझ में सिर हिलाया। लियू कियान ने कहा, नहीं भाई, बात सिर्फ इतनी है कि हमने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी बहन पहले से अलग नहीं है। लियू काई को अचानक एहसास हुआ और कहा, यह समझ में आता है। 3 दिन के अलगाव के बाद एक विद्वान को नई आंखों से देखा जाना चाहिए। शायद यही कारण है। लियू कियान ने विषय बदल दिया और पूछा, बड़े भाई, आप आज रात के खाने के लिए क्या कर रहे हैं? लियू काई ने उछलकर कहा, मैं अपने दूसरे चाचा और झांग शियाओहू से बात करने में इतना व्यस्त था कि मैं इस बारे में भूल गया। मैं उसे बताने के लिए अपनी दूसरी चाची के घर जाऊंगा। लियू कियान ने उसे रोका और कहा, पिताजी चाहते हैं कि हम अपने घर पर खाना खाएं। यह एक पारिवारिक पुनर्मिलन है। मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। आप अपनी दूसरी चाची के घर जाएं और देखें कि वे क्या बना रहे हैं। फिर इसे सब कुछ लाएं और उन्हें आने और मदद करने के लिए कहें। लियू काई सहमत हो गए और जल्दी से चले गए। लियू कियान कुछ खरीदने के लिए बाहर जाना चाहता था और झांग शियाओलोंग स्वाभाविक रूप से उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन श्री लियू ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, जियालोंग, अभी मत जाओ, मेरे साथ अध्ययन के लिए आओ। नतीजतन झांग शियाओहू ने लियू कियान का गांव के प्रवेश द्वार तक पीछा किया, केवल कसाई लियू को अकेले पीने के लिए छोड़ दिया। उस आदमी ने व्यस्त भीड़ को देखा, खुशी से अपना पेय पी रहा था, यह महसूस करते हुए कि जीवन वास्तव में रंगीन था। झांग शियाओलोंग ने कुछ घबराहट के साथ श्री लियू का अध्ययन किया। लियू कियान की नज़र ने पहले ही उसे बता दिया था कि वह परिणाम से संतुष्ट था। ऐसा लग रहा था कि उसके भावी ससुर उसे कठिन समय देना चाहते थे और कुछ समझाना चाहते थे। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह अंदर से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। श्री लियू ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और झांग शियाओलोंग को बैठने के लिए कहा, लेकिन वह खुद नहीं बैठे। वह एक भौहें चढ़ाते हुए अध्ययन के चारों ओर घूमता रहा। 2 या 3 बार आगे पीछे करने के बाद श्री लियू बोले, जियालोंग, आप शायद मेरा रवैया जानते हैं।
झांग शियाओलोंग ने सावधानी से उत्तर दिया, हाँ। श्री लियू ने जारी रखा, ठीक है, मैं और अधिक नहीं कहूंगा। दरअसल मैंने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता था। झांग शियाओलोंग ने सम्मानपूर्वक कहा, कृपया बोलें, मैंने इसे पहले ही ध्यान में रखा है। श्री लियू झांग शियाओलोंग के रवैये से बहुत संतुष्ट लग रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, कियान कियान बालिगौ में पले बढ़े। हालांकि हमारे परिवार को अमीर नहीं कहा जा सकता है, कियान कियान को बचपन से ही कभी ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। वह खेत के काम के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, जो आपके परिवार के रहने के माहौल से अलग है। आपको भविष्य में इस संबंध में उसका और अधिक ध्यान रखना होगा। झांग शियाओलोंग ने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। हमारे परिवार के पास शुरू करने के लिए ज्यादा खेत नहीं है और जियाहुआ का प्लॉट पूरी तरह से एक पहाड़ी पर है। खेती का ज्यादा काम नहीं है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कियान कियान को खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से सबसे भारी काम करूंगा। कियान कियान सिर्फ अजीब काम कर सकता है। श्री लियू ने कहा, आपने सच कहा। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे आप कियान कियान को कोई काम नहीं करने देंगे। दरअसल कियान कियान कोई बच्चा नहीं है जो कठिनाई सहन नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी है कि हमने उसे पहले खेतों में काम नहीं करने दिया। अब से आप एक साथ रहेंगे, इसलिए बस उसकी अच्छी देखभाल करें। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप उसे एक फैसी जीवन देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक साथ खुशी से रह सकते हैं। इसके अलावा आपने कई किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए आप ज्ञान और अनुभव के मामले में कियान कियान से काफी अलग हैं। यह आपकी कमी है और यह निश्चित रूप से भविष्य में आपके जीवन को प्रभावित करेगी। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप एक विद्वान या शीर्ष विद्वान बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अधिक अच्छी किताबें पढ़ना सीख सकते हैं, ताकि आपके और कियान कियान में कुछ समानता हो सके और अच्छी तरह से संवाद कर सकें। इसके अलावा जो सही है उसके लिए खड़े होना अच्छा है, लेकिन अब से आप अकेले नहीं रहेंगे। आप पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। जब भी आपको अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो आपको पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या यह आपकी मदद करने की क्षमता के भीतर है। अन्यथा अगर पछतावा है तो यह पूरे परिवार के लिए एक त्रासदी होगी। बाद में श्री लियू आगे बढ़ते गए और झांग शियाओलोंग केवल सहमति में सिर हिला सके। हालांकि वह अपने कुछ विचारों से सहमत नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका भावी ससुर इसे अपनी भलाई के लिए कर रहा था और वह उसका खंडन नहीं कर सकता था। तो एक ने बात की और दूसरे ने सुना और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना असंभव था। जैसे ही श्री लियू दीपक जलाने वाले थे, किसी ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खटखटाया। अध्याय 48 अध्याय दुल्हन की कीमत। श्री लियू ने दरवाजा खोला और वहां लियू कियान था। बाहर रात का खाना पहले से ही तैयार था। हालांकि आज रात का खाना थोड़ा जल्दबाजी में था, फिर भी यह काफी भरपूर था। अधिकांश व्यंजन लियू युएयू के परिवार द्वारा तैयार किए गए थे और लियू कियान के खाना पकाने ने लालित्य का स्पर्श जोड़ा, जिससे हर कोई जिसने लंबे समय तक उसके खाना पकाने का स्वाद नहीं चखा था, बहुत भूखा था। मेहमानों और मेजबानों ने खूब आनंद लिया और खूब बातें की। लियू परिवार श्री लियू के इरादों को जानकर लियू कियान के लिए बहुत खुश थे और उन्होंने कई आशीर्वाद दिए। हालांकि चूंकि झांग परिवार के साथ अभी तक कोई औपचारिक सगाई नहीं हुई थी, फिर भी वे अपने शब्दों में काफी आरक्षित थे। झांग शियाओहू को छोड़कर हर कोई बहुत खुश था, जो अपनी आंख के कोने से लियू युएयू को देखता रहा। दुर्भाग्य से लियू युएयू का ध्यान उस पर नहीं था, जिसने अनिवार्य रूप से उसे निराश किया।
भोजन के बाद उन्होंने कुछ देर और बातें की। लियू कियान, जो पूरी दोपहर चल रहा था, पहले से ही लगातार जम्हाई ले रहा था। इसलिए लियू काई ने झांग शियाओलोंग और उसके भाई के लिए रात भर रुकने और आराम करने की व्यवस्था की, जबकि कसाई का परिवार भी आराम करने के लिए घर चला गया। अगली सुबह झांग शियाओलोंग और उनके भाई ने गोजुआंग छोड़ने और लौटने की तैयारी की। हालांकि लियू कियान ने माना कि वह लंबे समय से घर पर नहीं थी और कुछ और दिन रुकना चाहती थी। इसके अलावा झांग शियाओलोंग अपने माता पिता के साथ अपनी सगाई पर चर्चा करने के लिए वापस जा रहा था और उसे उसके साथ जाने में बहुत शर्म महसूस हुई, इसलिए वह उनके साथ वापस नहीं गई। श्री लियू ने विशेष रूप से झांग शियाओलोंग को निर्देश दिया कि जब वह वापस आए तो झांग कै को अपनी भावनाओं को ठीक से समझाएं और पिछली अस्वीकृति के बारे में द्वेष न रखें। उन्होंने झांग शियाओलोंग को आने के लिए एक शुभ दिन चुनने और सगाई को अंतिम रूप देने के लिए भी कहा। झांग शियाओलोंग आसानी से सहमत हो गया और इसलिए लियू कियान की अनिच्छुक निगाहों के तहत दोनों चल पड़े। वहां की यात्रा मिठास से भरी हुई थी और वापसी की यात्रा खुशी से भरी हुई थी। गो गांव में दूर से झांग परिवार को अपने घर की नीची दीवार के माध्यम से अपने छोटे से आंगन में खड़ा देखा जा सकता था। कभी-कभी गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखता था। ऐसा लग रहा था कि झांग जियाहुआ को छोड़कर अन्य लोगों ने कल रात उचित आराम नहीं किया था। जैसे ही झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू सामने आए, झांग शियाओहुआ उछल पड़े और तेजी से बाहर भाग गए। वह झांग शियाओलोंग के पास दौड़ी और उत्साह से पूछा, बड़े भाई, यह कैसे हुआ? हम सभी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। अरे सिस्टर कियान कियान वापस क्यों नहीं आई? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि झांग शियाओहुआ कोई और प्रश्न पूछने में झिझक रहा था। इससे पहले कि झांग शियाओलोंग बोल पाता, झांग शियाओहू ने चिढ़कर कहा, क्या आपने नहीं देखा कि बिग ब्रदर सभी मुस्कुरा रहे हैं, कान से कान तक मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हें पहले मेरे हाथ से बोतल लेनी चाहिए, मैं इसे यहाँ तक ले जा रहा हूँ। झांग जियाहुआ बहुत खुश हुआ और उसने झांग शियाओहू से बोतल नहीं ली। इसके बजाय वह मुड़ी और अपने माता पिता को बताने के लिए घर भाग गई। खुशखबरी पाकर बहुत खुश झांग कै और गो सूफेई अपने बेटे का अभिवादन करने के लिए गेट की ओर दौड़े। झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू को नायकों की तरह झांग परिवार के आंगन में ले जाया गया। एक बार जब झांग शियाओलोंग बैठ गया तो उसने झांग जियाहुआ द्वारा उसे सौंपा गया गर्म पानी लिया और बालिगों में अपने अनुभवों को याद करना शुरू करने से पहले कई बड़े घूंट पी लिए। झांग कै और गो सूफेई ने बड़ी दिलचस्पी से सुना, चुपके से राहत महसूस की। हालांकि जब झांग शियाओलोंग ने गर्व से श्री लियू की माफी और इस खबर का उल्लेख किया कि झांग परिवार सगाई के लिए एक शुभ दिन चुनेगा, तो दोनों ने खुशी और चिंता की मिश्रित भावनाओं के साथ सुना। अच्छी बात यह है कि उसने उसे गलत नहीं समझा था। श्री लियू वास्तव में एक अच्छे दोस्त थे जिन्हें वह बना सकती थी, और निश्चित रूप से वे भविष्य में ससुराल के ससुराल होंगे, एक भरोसेमंद समधी। बुरी बात यह है कि सगाई के लिए दहेज होना चाहिए और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ यह एक समस्या थी। अगर वह बहुत कम देती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करेगी, लेकिन श्री लियू का परिवार चेहरा खो देगा। अगर उसने बहुत अधिक दिया तो वह वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकती थी, और यह केवल झांग शियाओलोंग और लियू कियान के भविष्य के जीवन में कठिनाइयों को जोड़ देगा। हालांकि ये बाद में विचार करने वाली बातें हैं। अभी मुख्य बात यह है कि एक छोटा सा उत्सव मनाया जाए और पहले एक तारीख निर्धारित की जाए। गो सूफेई ने भी खुशी खुशी अपनी बिस्तर पर पड़ी दादी के साथ खुशखबरी साझा की, जिससे उसकी दादी का चेहरा खुशी से चमक उठा।
बाद के दिनों में झांग परिवार खुशी में डूबा हुआ था। जब वसंत पृथ्वी पर लौटा तो झांग शियाओलोंग के लिए भी वसंत आ गया। झांग के और गो सूफेई अपनी सगाई में व्यस्त थे, जबकि झांग शियाओलोंग और उनके दो भाई वसंत की जुताई और खेतों में रोपण में व्यस्त थे। दिन गर्म और गर्म होते जा रहे थे और खेतों में जमीन पहले ही पिघल चुकी थी। उनके चेहरे पर हल्की वसंत हवा एक अनुस्मारक थी कि वसंत की जुताई शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं था। सगाई का रिवाज काफी सरल है। दूल्हे के माता पिता दुल्हन के घर विभिन्न उपहार और दूल्हे की जन्मतिथि और समय लाते हैं। दुल्हन का परिवार उपहार स्वीकार करता है और दूल्हे के परिवार को उसकी जन्मतिथि और समय देता है। इस प्रकार सगाई पूरी होती है। बेशक कभी कभी सगाई की तारीख उस समय निर्धारित की जाती है, लेकिन अधिक बार तारीख निर्धारित करने के लिए बाद में एक और चर्चा होती है। मूल रूप से सगाई के उपहार केवल विभिन्न वस्तुएं थी, लेकिन लोगों में स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी मानसिकता होती है, इसलिए प्रत्येक परिवार अपने उपहारों की तुलना करता है। इस बिंदु पर अक्सर ऐसा होता है कि पैसा सीधे दिया जाता है, जिसे कभी कभी दुल्हन की कीमत भी कहा जाता है। झांग दंपति फिलहाल पुरस्कार राशि को लेकर चिंतित हैं। झांग के का मानना था कि लियू कियान एक अच्छी बहू थी और यह दिखाने के लिए अधिक दहेज दिया जाना चाहिए कि झांग परिवार ऐसी बहू के लिए बहुत भाग्यशाली था और श्री लियू को भी चेहरा मिलेगा। दूसरी ओर गो सूफेई का मानना था कि जबकि कुछ दहेज उचित था, उसके परिवार की परिस्थितियां सीमित थीं और बहुत अधिक खर्चीला नहीं हो सकती थी, अन्यथा वे एक बहू होने से पहले एक साथ नहीं रह पाएंगे। झांग के इस स्थिति से अवगत थे और उन्होंने पहले इस पर विचार किया था, लेकिन वास्तविक मामले का सामना करने पर झिझक रहे थे। आखिरकार घर में अभी भी चांदी के कई सौ नोट छिपे हुए थे। इस संभावना को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से चीजों को बेहतर तरीके से संभालना चाहता था। जब झांग के ने चांदी के नोटों का उल्लेख किया तो गो सूफेई भी झिझक गए। उसने पहले लियू कियान के साथ चर्चा करते समय चांदी के नोटों का उपयोग करने का संकल्प लिया था, लेकिन लियू कियान ने उसे रोक दिया था। अब जब उनके पास चांदी के नोट थे तो उनका उपयोग क्यों न करें। इसके अलावा 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था और कोई भी परेशानी पैदा करने नहीं आया था। संभवतः उन्होंने वास्तव में मुआवजे के रूप में पैसा लिया था, इसलिए पैसा उनका था, तो इसका उपयोग करने में क्या गलत था। दंपति की असहमति भंग होती दिख रही थी और वे दोनों चांदी के नोट का उपयोग करने के इच्छुक थे। इसलिए गो सूफेई ने चांदी का नोट और बॉक्स के नीचे छिपा हुआ टोकन निकाला। फिर उसने झांग शियाओलोंग को भीतरी कमरे में बुलाया। झांग शियाओलोंग की चोट तेजी से ठीक हो गई और पिछले कुछ दिनों में उसे अब अपनी बाह को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह अभी भी अपने घायल हाथ से भारी वस्तुओं को नहीं उठा सकता था। झांग शियाओलोंग आंतरिक कमरे में गया और पूछा, पिताजी, माँ, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं मिट्टी को ढीला करने के लिए खेतों में जाने ही वाला था। गो सूफेई ने प्यार से कहा, आपका हाथ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आपको कम काम करना चाहिए और जियाओहू और जियाओहुआ को अधिक करने देना चाहिए। झांग शियाओलोंग ने हंसते हुए कहा, मैंने पिछले महीने बिस्तर पर पर्याप्त समय बिताया है। मेरी हड्डियों को ऐसा लगता है कि वे जंग खाने जा रहे हैं। अब घूमना वाकई अच्छा है। इसके अलावा जियाओहुआ अभी भी युवा है और बढ़ रहा है, तो मैं उसे बहुत अधिक काम कैसे करने दे सकता हूँ? झांग के ने कहा, हम जानते हैं कि आप अभी ऊर्जा से भरे हुए हैं और हमारा आपको रोकने का इरादा नहीं था, लेकिन आपके सामने एक लंबा जीवन है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने की आवश्यकता है।
झांग शियाओलोंग ने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ पिताजी। यह क्या है? आप मुझे आराम करने के लिए नहीं कह सकते, क्या आप कर सकते हैं? गो सूफेई ने कहा, ओह, यह इस तरह है। आपके पिता और मैं अगले कुछ दिनों में कियान कियान के साथ अपनी शादी को अंतिम रूप देने के लिए बालीगौ जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि हमारा परिवार बहुत अच्छा दहेज नहीं दे सकता है, इसलिए हम पिछली बार अपने पास मौजूद चांदी के नोटों को निकालने और कुछ के बदले बदलने की योजना बना रहे हैं। इतना कहने के बाद उसने 2 चांदी के नोट और टोकन झांग शियाओलोंग के सामने रखा, टोकन की ओर इशारा किया और कहा, पहले इसे ले लो। यदि आप इसे एक्सचेंज करते समय कुछ गलत हो जाता है तो यह काम आ सकता है। अपने पिता और माँ के उत्सुक चेहरों को देखकर और अपने सामने चांदी के नोटों और टोकन को देखकर झांग शियाओलोंग ने आह भरी लेकिन उन्हें नहीं उठाया। उन्होंने कहा, पिताजी, माँ, क्या हमने नहीं कहा कि हम इन चांदी के नोटों का फिर से उपयोग नहीं करेंगे? झांग के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने उस समय यही कहा था, लेकिन परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हमारे पास देने के लिए एक अच्छा दहेज नहीं था। क्या लियू कियान का परिवार चेहरा नहीं खोएगा? झांग शियाओलोंग ने कहा, पिताजी, अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं, तो आसपास के गांवों में कई लोग हैं जो हमसे बेहतर हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो लियू परिवार में शादी का प्रस्ताव देने आए हैं। हम तुलना कैसे कर सकते हैं? लियू कियान हमारी वित्तीय स्थिति के कारण नहीं, बल्कि हमारे परिवार में शादी करने को तैयार है। दूसरे दिन लियू परिवार में श्री लियू ने मुझे बहुत कुछ बताया। वह हमारे परिवार की स्थिति को अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने दहेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि हमें अमीर होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। गो सूफेई ने कहा, जियालोंग, सिर्फ इसलिए कि वे इसका उल्लेख नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है। विनम्र होना कभी गलत नहीं होता, इसलिए आइए तैयार रहें। झांग शियाओलोंग ने कहा, नहीं, माँ, मैं सिर्फ इसलिए अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। यह बैंकनोट परेशानी का स्रोत है और हम इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते। गो सूफेई ने कहा, आपके पिता और मैंने इस पर चर्चा की है। वे इतने लंबे समय से हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें ठीक होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अभी भी यह टोकन है, इसलिए वे हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। झांग शियाओलोंग ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, माँ, यह टोकन हमें लेडी जू द्वारा हमारे जीवन की रक्षा के लिए दिया गया था। यह सिर्फ यह साबित करने के लिए है कि अगर कोई बदमाश परेशानी की तलाश में आता है तो वह हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ है। इसके अलावा क्या मास्टर वेन ने भी इन चांदी के नोटों को न छूने के लिए नहीं कहा? जैसे ही बदमाश हमारे दरवाजे पर आते हैं, हमें उन्हें वापस कर देना चाहिए। अगर वे बाद में हमारी तलाश में आते हैं और हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई चांदी का नोट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? झांग के और गो सूफेई अवाक थे। वास्तव में वे इन चीजों से अनजान नहीं थे, लेकिन चिंता निर्णय को बादल कर सकती है, और जब उनके बेटे से संबंधित मामलों की बात आती है तो भ्रमित होना अपरिहार्य है। झांग शियाओलोंग ने कहा, लियू परिवार हमारे बारे में जिस चीज की सराहना करता है वह पैसा या ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या हमारे परिवार के पास पैसे से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है? हम इसे भविष्य में जितना संभव हो सके श्री लियू को देंगे। झांग के ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार में पैसे से बेहतर क्या हो सकता है? मुझे कैसे नहीं पता? झांग शियाओलोंग रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और निम्नलिखित शब्द कहे। अध्याय 49, सगाई। झांग शियाओलोंग ने हंसते हुए कहा, यह हमारे कुएं का पानी है।
मैंने देखा कि उस दिन मिस्टर लियू कितनी खुश चाय पी रहे थे। वह उससे ज्यादा खुश लग रहा था अगर हम उसे चांदी के 10 टेल्स देते। हमें भविष्य में उसे और अधिक कुएं का पानी देना चाहिए। यह न केवल उसकी भूख को संतुष्ट करेगा बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करेगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा? वैसे पिताजी, अगर हमें इस बार मौका मिले तो हमें श्री लियू से बात करनी चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि वह गांव में चले जाएं। मुझे लगता है कि पिछली बार उसके मन में यह विचार आया था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। अब जब लियू कियान यहाँ है तो मुझे यकीन है कि वह भी आने के लिए तैयार होगा। इस तरह लियू कियान और मैं घर के करीब उसकी देखभाल कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? झांग के और गो सूफेई ने एक नज़र का आदान प्रदान किया और झांग के ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो मैं ये बातें जरूर कहूंगा। यहाँ हम क्या करेंगे? आप इन चांदी के नोटों और टोकन को अभी के लिए रख सकते हैं। यदि आपको वास्तव में उनकी आवश्यकता है तो आप उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। झांग शियाओलोंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैं इसे पहले ले लूंगा। इतना कहने के बाद उसने चांदी का नोट और टोकन अपनी जेब में रख लिया। चूंकि झांग शियाओलोंग बैंकनोटों का उपयोग करने से असहमत थे, इसलिए झांग परिवार के लिए सगाई के उपहारों की तैयारी बहुत सरल हो गई। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार बस कुछ उपहार तैयार किए। उस सुबह झांग के और गो सूफेई ने बिल्कुल नए कपड़े पहने, तैयार उपहार लिए और झांग शियाओलोंग की सबसे महत्वपूर्ण सगाई की तैयारी के लिए बालिगो के लिए रवाना हो गए। झांग के और गो सूफेई श्री लियू के घर पहुंचे और उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। जब उन्होंने साधारण सगाई के उपहार प्रस्तुत किए तो श्री लियू को कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने उन्हें बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया। सादगी के कारण उन्होंने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया या शत्रुतापूर्ण नहीं हुए, जिसने झांग जोड़े को बहुत आश्वस्त किया। लियू परिवार के हॉल में श्री लियू द बुचर और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा कोई और नहीं था। ऐसा लग रहा था कि श्री लियू उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो फिजूल खर्ची और औपचारिकताओं को पसंद करते थे। लियू कियान हॉल में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वह शर्माते हुए छिप रही होगी। सगाई की प्रक्रिया सरल लेकिन सरल नहीं थी। ग्रामीण इलाकों के सभी रीति रिवाजों का जरा सा भी उल्लंघन किए बिना उनका पालन करना। जैसे ही समारोह समाप्त होने लगा, दोनों पक्षों के लिए शादी की तारीख पर चर्चा करने का समय आ गया। झांग के और गो सूफेई ने श्री लियू से निर्णय लेने के लिए कहा, लेकिन उनका एक अनुरोध था, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें, क्योंकि दादी का स्वास्थ्य अब और इंतजार नहीं कर सकता था और उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते की शादी देखने की थी। श्री लियू ने बहुत देर तक सोचा, फिर पंचांग निकाला और ध्यान से उसकी जांच की। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। झांग के और अन्य लोग चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर बाद श्री लियू ने आखिरकार ऊपर देखा और कहा, इस तारीख को देखते हुए इस महीने का अंत एक शुभ दिन है और अगला महीना जून होगा। क्या इस महीने का अंत बहुत जल्दी नहीं है? और जून के अंत में बूढ़ी औरत। श्री लियू ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। जैसा कि अपेक्षित था, झांग के और गो सूफेई ने भी भौहें चढ़ा दी। गो सूफेई ने हार मानने को तैयार नहीं होते हुए पूछा, क्या बीच में कोई अच्छे दिन नहीं थे? श्री लियू ने कहा, बीच में कई शुभ दिन होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जियालोंग और कियान की जन्मतिथि और समय से मेल नहीं खाता है। झांग के ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, यह केवल जून में है। महीने के अंत में कुछ ही दिन बचे हैं। हमें अभी तक शादी के लिए घर भी नहीं मिला है। हम कुछ ही दिनों में तैयारी कैसे कर सकते हैं? श्री लियू ने सिर हिलाया और कहा, फिर हमारे पास इसे इस तरह से करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
लेकिन मुझे बूढ़े आदमी के पक्ष के बारे में आश्चर्य है। तभी बाहर से एक आवाज आई, पिताजी, मुझे लगता है कि हमें इसे इस महीने के अंत के लिए निर्धारित करना चाहिए। करीब से निरीक्षण करने पर सभी को एहसास हुआ कि यह लियू कियान था जिसने प्रवेश किया था। वह पूरे समय बाहर सुनती रही। लियू कियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने कहा, अंकल, आंटी, जियालोंग की शादी देखना दादी की आखिरी इच्छा है और हमें उनके जूनियर्स के रूप में इसे पूरा करना चाहिए। दरअसल शादी की सादगी या जटिलता हम पर निर्भर है। बहुत सारे विस्तृत समारोह अनावश्यक हैं और एक भव्य उत्सव हमारे लिए यथार्थवादी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अभी के लिए एक नया घर खरीदने की जरूरत नहीं है। आइए अभी के लिए ऐसी ही जगह ढूंढें। इसके अलावा पिताजी, क्या आप गोजुआंग जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? झांग परिवार के आंगन के बगल में जगह ढूंढने, कुछ घर बनाने और दीवार लगाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। क्या इससे घर नहीं बनेगा? एक बार आंगन समाप्त हो जाने के बाद आप वहां जा सकते हैं और जियालोंग और मैं भी वहां चले जाएंगे। हम एक ही समय में आपकी और अंकल और अन्य लोगों की देखभाल कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? लियू कियान का विचार दूर की कौड़ी लग रहा था, लेकिन करीब से विचार करने पर यह काफी संभव था। उसकी दादी का स्वास्थ्य उसे जून से पहले जीने की अनुमति नहीं देगा। यदि उसकी मृत्यु हो गई तो शोक अनुष्ठानों के कारण शादी में देरी होने की संभावना है। चूंकि उसकी दादी अपने पोते की शादी देखने के लिए उत्सुक थी, इसलिए शादी फरवरी के अंत में होनी चाहिए। झांग परिवार के लिए बड़े पैमाने पर शादी अव्यावहारिक थी, लेकिन शादी की साधारण तैयारी आसान थी। गांव के परिचितों से मदद मांगना कुछ ही दिनों में काफी हो जाएगा। सबसे कठिन मुद्दा नया घर था। मूल रूप से नवविवाहितों के लिए एक नया घर तैयार किया जाना चाहिए, जो लगभग 1 महीने में पूरा हो सकता है अगर तैयारी अभी शुरू हो जाए। हालांकि अगर श्री लियू भी अंदर जाना चाहते हैं तो एक नया आंगन बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें कई महीने लगेंगे। लियू कियान भी अपने पिता की देखभाल करना चाहती थी, ताकि आंगन भी बनाने की आवश्यकता हो। इसलिए दोनों को मिलाना बेहतर था। हालांकि झांग अब इस बात पर विचार कर रहा था कि लियू कियान आधिकारिक तौर पर परिवार में शादी करने से पहले जियालोंग से अलग होना चाहती थी और अपने पिता के साथ रहना चाहती थी, जिसका अर्थ प्रतीत होता है कि घर अलग हो जाना है। क्या उसके अन्य इरादे हो सकते हैं? हालांकि झांग के ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। लियू कियान संभवतः अपने घर में क्या लालच कर सकता था? यह कुएं से ज्यादा कुछ नहीं था। लियू कियान का अपने पिता को वहां जाने के लिए राजी करना बस उनके स्वास्थ्य की चिंता से बाहर था, जो इसकी संतानोचित धर्मपरायणता में सराहनीय था। जहां तक जियालोंग के लियू कियान के साथ अलग रहने के लिए बाहर जाने की बात है, स्पष्ट रूप से यह केवल समय की बात थी। परिवार में 3 बेटों के साथ वे अलग कैसे नहीं हो सकते थे? इसे अभी लाना समय से पहले लग सकता है, लेकिन करीब से जांच करने पर यह अभी भी काफी उपयुक्त था। कम से कम यह दूसरों को लियू कियान की दूरदर्शिता दिखाएगा और झांग शियाओहू और झांग शियाहुआ को किसी भी नाराजगी को आश्रय देने से रोकेगा। श्री लियू को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले से ही इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे रिटायर होना है। एक शिक्षक के रूप में उनका हर जगह सम्मान किया जाता था। उसने सुना था कि गोजुआंग में कोई शिक्षक नहीं थे, इसलिए निश्चित रूप से वहां उसका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा उसकी बेटी उस पर भरोसा करने के लिए थी और वह उसकी रक्षा कर सकता था। क्यों नहीं? वह सोच रहा था कि झांग के साथ स्थानांतरण का विषय कैसे उठाया जाए, लेकिन उसकी बेटी का सुझाव बहुत सामयिक था।
ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया, अर्थात लियू कसाई का परिवार। कसाई लियू चिल्लाया, भाई, तुमने मुझसे चर्चा किए बिना गांव जाने का फैसला क्यों किया? हम बालिगो में एक साथ पले बढ़े हैं। श्री लियू ने धीरे से कहा, दूसरा भाई, मैं भी इस पर विचार कर रहा हूँ। कियान ने बहुत दूर गोजुआंग से शादी की, जहां वह उस जगह से अपरिचित है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लियू काई और मेरे लिए, हम दोनों घर पर हमारी देखभाल करने के लिए एक महिला के बिना हैं और हम अच्छा समय भी नहीं बिता रहे हैं। लियू यूएयू ने बीच में कहा, अंकल, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? क्या मैं इतने समय से घर पर मदद नहीं कर रहा हूँ? श्री लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, यूएयू, मुझे पता है कि आप अपने चाचा के घर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अपनी बहन को देखो, उसकी सगाई हो रही है और जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। आप उससे कितनी दूर हैं? यहाँ तक कि अगर आपको हमारे बालिगों में एक पति मिल जाता है, तो आप अपने चाचा के घर की देखभाल करने के लिए हर दिन यहाँ नहीं आ सकते। इसके अलावा लियू काई को घर बसाने के लिए एक पत्नी भी ढूंढनी होगी। यह घर उन्हें जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। अगर मैं उसे धक्का नहीं दूं, तो मुझे नहीं पता कि उसे कब मिलेगा। लियू काई शर्मा गए और कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे अभी तक कोई उपयुक्त नहीं मिला है। श्री लियू ने उसकी ओर देखा और कहा, तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढें और इस साल अपनी बहन के साथ काम करने की कोशिश करें, ताकि हमें दोहरी खुशी मिल सके। लियू काई चुप रहे। फिर श्री लियू ने कसाई लियू से कहा, दूसरा भाई, हालांकि गांव बहुत दूर है, यह केवल आधे दिन की यात्रा है। अगर मैं वहां भी चला जाता हूं, तब भी एक दूसरे से मिलने जाना बहुत सुविधाजनक होगा। इसके अलावा आपके कसाई व्यवसाय का मेरी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हम भाई हैं और हम हर 10 दिन या आधे महीने में एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम समय के कारण दूर नहीं होंगे। यदि आप बालिगांव में रहकर थक जाते हैं, तो आप अंदर जा सकते हैं और मेरे साथ रह सकते हैं। श्री लियू जानते थे कि कसाई लियू सीधा था और रहस्य नहीं रख सकता था, इसलिए उसने उसे कुएं के पानी का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। बेशक, अगर पानी वास्तव में भविष्य में काम करता है, तो श्री लियू निश्चित रूप से कसाई लियू और अन्य लोगों को ले जाएंगे। यह देखकर कि सभी को कोई आपत्ति नहीं थी, श्री लियू और झांग कै ने फरवरी के अंत में तारीख निर्धारित की। फिर उन्होंने झांग कै के साथ विशिष्ट विवरणों पर चर्चा की। लियू कियान ने आगे नहीं सुना और चला गया। उसके बाद लियू यूएयू आया। लियू कियान के बॉर्डर में प्रवेश करने पर लियू यूएयू ने चिढ़ाया, बहन, क्या आप जियालोंग से शादी करने के लिए इतनी उत्सुक हैं कि आप पहले से ही उसके बारे में इतनी बुरी तरह से सोच रही हैं? लियू कियान ने कहा, यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। झांग परिवार की दादी के पास वास्तव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जब मैं पिछली बार उनके घर पर था, तो वह पहले से ही खून से लथपथ थी। बुढ़िया ने जीवन भर कड़ी मेहनत की है और मुझे लगता है कि हमें उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा आप उनके परिवार की वित्तीय स्थिति को जानते हैं। इतनी जल्दबाजी में काम करना वास्तव में उनके लिए राहत की बात है और इससे मुझ पर और शियाओलोंग पर बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। मेरा फैसला हम दोनों के लिए अच्छा है। लियू यूएयू ने अजीब तरह से कहा, मैं लंबे समय से सोच रहा था कि आपने मुझे पिछली बार क्या बताया था। यह भाग्य वाकई अजीब है। आप दोनों एक दूसरे को 2 महीने से भी कम समय से जानते हैं और आप एक ही चूल्हे पर खाना खाने जा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। लियू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी यह कर सकते हैं।
मैंने देखा है कि झांग शियाओहू की निगाहें पिछले कुछ समय में हमेशा आप पर होती हैं। मुझे यकीन है कि वह भी आपके जैसे ही रसोई में खाना चाहता है। लियू युएयू शर्मा गई और कहा, बहन, कृपया मुझे चिढ़ाओ मत। यह बात मैंने आपको आखिरी बार झांग परिवार के घर पर बताई थी। मेरे मन में झांग शियाओहू के लिए कोई भावना नहीं है। हालांकि उसने मुझे बचाया, मैं बस आभारी हूँ। आपके शब्दों में हमारा एक साथ रहना तय नहीं है। इसके अलावा जुएजुआंग के श्री झाओ ने कुछ दिन पहले किसी को अपने दूसरे बेटे झाओ युझाओ से शादी का प्रस्ताव देने के लिए भेजा था। मैं झाओ युझाओ से मिला हूँ। वह एक विद्वान भी हैं और उनकी उपस्थिति सुंदर है। यह सिर्फ इतना है कि पिताजी अभी तक सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से आपके मामलों में व्यस्त हैं। एक बार जब आपके मामले सुलझ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम शादी की व्यवस्था करेंगे। यह सुनकर लियू कियान बहुत खुश हुए और कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम आज तक इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखते हो। मैं पहले झाओ युझाओ से मिल चुका हूँ। वह वास्तव में अच्छा दिखने वाला और जानकार है। आपके लिए एक आदर्श मैच है। युएयू, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अध्याय 50 शादी। लियू युएयू ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि सबसे अच्छे भाग्य की तुलना भी आपके भाग्य से नहीं की जा सकती। यह स्वर्ग से एक उपहार है। बस प्रतीक्षा करें और अपनी खुशी का आनंद लें। मैं बस अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। वह उन कविताओं को पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। वह मेरे लिए गीत लिखता है, अपने खाली समय में धाराओं और पुलों को देखता है और रात में अपने जीवन में खुशबू जोड़ता है। लियू कियान ने कहा, युएयू, प्यार मीठा है, लेकिन जीवन यथार्थवादी है। मेरा भी सपना आपके जैसा ही है, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान ने मेरे लिए झांग शियाओलोंग बनने की व्यवस्था की। मैं केवल एक गांव की महिला के रूप में अपना जीवन चुन सकती हूँ। अलग अलग लोगों के जीवन जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सभी अपना खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लियू युएयू ने कहा, बहन, मुझे भी विश्वास है कि हम खुश रहेंगे। लेकिन, बहन, क्या आप वास्तव में इस बारे में निश्चित हैं? मैं अभी भी आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या आप वास्तव में एक ऐसे किसान से शादी करने जा रहे हैं जो बहुत कुछ नहीं पढ़ सकता है? दशकों बाद, जब आप अतीत को देखते हैं, तो क्या आपको आज अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा? यह सुनकर लियू कियान ने लियू युएयू को एक तरफ खींच लिया और कहा, युएयू, कुछ चीजें तर्क से तय नहीं की जा सकती। भले ही 10 लाख लोग मेरा विरोध करें, फिर भी मैं जाऊंगा। शायद आज का फैसला मेरे लिए एक अलग जीवन बनाएगा, शायद मुझे दशकों बाद इसका पछतावा होगा। लेकिन अभी मुझे इसका पछतावा नहीं है। जब आप झिझकते हैं और नहीं जानते कि कब आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, तो आप चुनने का अधिकार खो देते हैं। जीवन कई विकल्पों का एक संयोजन है। अलग अलग विकल्प अलग अलग जीवन की ओर ले जाते हैं। यदि आप और मैं दोनों एक ही विकल्प चुनते हैं, तो क्या जीवन में अंतर के आनंद की कमी नहीं होगी? जियालोंग एक किसान हो सकता है, लेकिन वह अनपढ़ नहीं है, नहीं वह निराश है। मुझे लगता है कि हमारा जीवन आपसी प्रभाव और परिवर्तन की एक प्रक्रिया होगी। वह मेरे लिए कविताएं नहीं लिख सकता है, लेकिन मैं उसे पढ़ सकता हूँ और उसे लिखना सिखा सकता हूँ। हमारे पास एक बड़बड़ाने वाला झरना नहीं हो सकता है, लेकिन शायद हम खेती और बुनाई का जीवन जी सकते हैं। हालांकि मैं उसका प्रेमी नहीं हो सकता, बॉर्डर सिर्फ भौहें पेंट करने से कहीं अधिक है। मैं उसे अपने लिए स्याही पीसने के लिए कह सकता हूँ। संक्षेप में, हम धीरे धीरे बदलेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। लियू युएयू ने भी मुस्कुराते हुए कहा,
बहन, जब हम छोटे थे तब से आपने हमेशा अपनी पढ़ाई में मुझसे बेहतर प्रदर्शन किया है और अब आपने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप झांग परिवार में शादी करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा। अपने आप को असहज क्यों करें? लियू कियान ने कहा, युएयू, तुम अभी भी थोड़े जिद्दी हो। खुशी सबके लिए समान है। गरीब की खुशी अमीरों से अलग नहीं होती है। सिर्फ इसलिए कि आप अमीर हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी खुशी दूसरों की तुलना में बेहतर है। इसलिए चाहे मैं गरीबी या धन चुनूं, मैं खुशी चुन रहा हूं। दुख में सुख और आनंद में सुख है। जब तक आप खुश महसूस करते हैं, दुख से क्यों डरते हैं? भले ही यह दूसरों की नज़र में दुख हो, आप इसके भीतर की मिठास को कैसे जान सकते हैं? जैसा कि कहा जाता है, तुम मछली नहीं हो, तुम मछली की खुशी को कैसे जान सकते हो? और इस दुनिया में केवल इतनी ही खुशियां हैं। यदि आपके पास अधिक खुशी है, तो दूसरों के पास कम होगा। यदि आप हर दिन दुखी महसूस करते हैं, तो दूसरों को हर दिन अधिक खुशी मिलेगी। दूसरों को अपनी खुशी साझा करने देने के बजाय हर दिन खुशी से क्यों न रहें? यह सुनकर लियू युएयू ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी, जैसे कि उसने कुछ पकड़ लिया हो। हालांकि उसने तुरंत खुलकर कहा, बहन, मैं आपको सलाह देने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन इसके बजाय आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। भले ही आप जो कह रहे हैं वह सही हो, फिर भी मुझे उस झांग शियाओहू के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता है। लियू कियान ने कहा, तुम मूर्ख लड़की, मैं बस तुम्हारे साथ अपने विचार साझा कर रहा हूँ। मेरा मैचमेकर खेलने का कोई इरादा नहीं है। जब दोनों बहनें अपने कमरे में मजाक कर रही थी, हॉल में दो संभावित ससुराल वालों ने पहले ही सभी विवरणों का निपटारा कर लिया था। देर हो रही थी, और अगर वे गांव वापस चले गए, तो उन्हें रात में यात्रा करनी पड़ती। श्री लियू स्वाभाविक रूप से उन्हें इस तरह यात्रा नहीं करने देंगे। रात का खाना श्री लियू के घर पर था। सगाई के बाद उन्हें पहले से ही परिवार माना जाता था, इसलिए भोजन स्वाभाविक रूप से बहुत सुखद था और हर कोई खुश था। अगली सुबह भोर होने से पहले झांग के और गो सूफेई ने श्री लियू को अलविदा कहा और जल्दी से गांव लौट आए। महीने के अंत तक केवल कुछ ही दिन बचे थे और उन्हें अभी भी शादी की व्यवस्था को संभालने के लिए जल्दी से वापस आने की जरूरत थी, जो एक बहुत ही कठिन काम था। जब दो बुजुर्ग लोग गोजुआंग वापस पहुंचे और उत्सुकता से इंतजार कर रहे झांग शियाओलोंग को खुशखबरी सुनाई, तो झांग जियाओहू और झांग जियाओहुआ, जो पास में इंतजार कर रहे थे, इतने खुश थे कि वे लगभग खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपनी होने वाली भाभी के बारे में इतना अच्छा प्रभाव था कि उन्होंने कभी भी कुछ ही दिनों में उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यह वास्तव में अप्रत्याशित था। जब दादी ने सुना कि लियू कियान ने सभी की आपत्तियों को खारिज कर दिया है और कुछ दिनों बाद की तारीख तय की है, तो वह सता रही, अच्छा बच्चा, अच्छी बहू। यदि कोई स्मारक पट्टिका होती, तो वह इतनी अच्छी पोती को खोजने के लिए पूर्वजों को धन्यवाद देने के लिए पहले से ही कुछ धूप जला देती। झांग के और गो सूफेई के परिवार की गांव में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, और उन्होंने कभी कोई बड़ी शादी या अंतिम संस्कार नहीं किया था। इसलिए जब उनके बड़े बेटे की शादी की बात आई, तो ग्रामीणों ने स्वाभाविक रूप से अपना पूरा समर्थन दिया। कई लोग लियू कियान से मिले थे। हालांकि झांग परिवार ने पहले कभी लियू कियान के उनके साथ संबंधों को स्वीकार नहीं किया था, फिर भी लोग उसकी पीठ पीछे इसके बारे में गपशप कर रहे थे। यह उम्मीद की गई थी कि लियू कियान की शादी वैध रूप से परिवार में की जा सकती है। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी होगा। कुछ लोगों के गुप्त इरादे भी थे।
लेकिन जब किसी ने दादी का उल्लेख किया तो वे तुरंत समझ गए और मदद नहीं कर सके, लेकिन लियू कियान को अंगूठा दे दिया। किसान शादियों को सरल रखते हैं। वे अपने आंगन में एक बड़ा तंबू लगाते हैं, अंदर टेबल लगाते हैं, एक शेफ को किराए पर लेते हैं और मांस और सब्जियां तैयार करते हैं। जब ग्रामीण बधाई देने आएंगे तो टेंट में उनका मनोरंजन किया जाएगा। एक नया घर तैयार करने की जरूरत है, लेकिन अस्थायी रूप से तीनों भाई कमरा साझा करेंगे। झांग शियाओहू को झांग शियाओहुआ के साथ एक काम, गर्म ईंट बिस्तर साझा करने के लिए ले जाया जाएगा। आंगन में घर को भी कुछ मरम्मत की जरूरत है। सौभाग्य से कई हाथ हल्के काम करते हैं। ग्रामीणों की मदद से सब कुछ तय समय पर पूरा हो गया। शादी के दिन झांग परिवार का पूरा आंगन बिल्कुल नया था और माहौल खुशी से भरा था। भोर होने से पहले झांग परिवार का आंगन गतिविधि से भरा हुआ था, क्योंकि कई लोग आ गए थे। प्रत्येक अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त थे। गांव की महिलाएं टेबल और कुर्सियां लगाने और सब्जियां बनाने में मदद करने के लिए आती थी। रसोइया ने बड़ी आग लगा दी और खाना तैयार करने लगा। झांग शियाओलोंग को भी जल्दी उठा दिया गया और तैयार होने के बाद एक बड़े घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार किया गया, जिसमें एक दुल्हन की सेडान कुर्सी और एक बैंड था। लियू कियान को लाने के लिए बालिगौ गया। शादी की बारात का मार्ग स्वाभाविक रूप से उनकी सामान्य पिछली सड़कें नहीं थी। इसमें सामान्य से अधिक समय लगता था और उन्हें दोपहर से पहले वापस आने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें सितारों के नीचे प्रस्थान करना पड़ा। हर कोई तैयार था और जैसे ही वे प्रस्थान करने वाले थे, गो सूफेई ने देखा कि झांग शियाओहुआ, सबसे अच्छा आदमी, गायब था। उसने जल्दी से झांग शियाओहू से पूछा, जो भी हैरान था। उसने आधी रात को आंगन में किसी को सुना था और मदद के लिए जल्दी उठ गया था। झांग जियाओहुआ को भी बुला रहा था। ऐसा लग रहा था कि झांग जियाओहुआ नहीं उठा था। झांग शियाओहू जांच करने के लिए घर वापस आया और निश्चित रूप से झांग शियाओहुआ अभी भी काम, एक गर्म ईंट बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। चाहे झांग शियाओहू ने उसे कितना भी बुलाया हो, जागने से इनकार कर रहा था। अंत में झांग जियाओहू ने अनिच्छा से उस पर पानी डाला, लेकिन वह बस लुढ़क गया और सोता रहा, जिससे सभी को नुकसान हुआ। हालांकि सबसे अच्छे आदमी की व्यवस्था कल उसके पास कर दी गई थी और अंतिम समय में कोई और नहीं मिल सका। सौभाग्य से अभी भी एक दुल्हन सेडान कुर्सी थी और दादी को पता था कि झांग शियाओहुआ सूर्योदय तक सोते थे। इसलिए सभी ने झांग जियाओहुआ को दुल्हन की सेडान कुर्सी पर बिठाया और उसे वहीं सोने दिया। खैर, क्या संयोग है, उसकी भाभी अभी तक अपनी दुल्हन की सेडान कुर्सी पर भी नहीं बैठी थी, लेकिन उसने पहले अपने छोटे भाई को उसमें सोने दिया। शादी की बारात झांग जियाओहुआ को ले गई, जो दुल्हन की सेडान कुर्सी पर सो रही थी। अंधेरे में बालिगौ ले गई। जुलूस के अधिकांश रास्ते में यात्रा करने के बाद भोर हो गई। जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांका, उसकी किरणें सेडान कुर्सी पर बह गईं और झांग जियाओहुआ ने अपनी आंखें खोली। उन्हें रगड़ते हुए उसने महसूस किया कि वह एक अपरिचित वातावरण में थी। आश्चर्यचकित होकर उसने सेडान कुर्सी का पर्दा उठाया और जल्दी से वाहकों का अभिवादन किया। सेडान कुर्सी रुक गई और झांग शियाओहुआ बाहर निकला और अपने बड़े भाई से माफी मांगते हुए झांग शियाओलोंग के घोड़े की ओर दौड़ा। झांग शियाओलोंग ने उसे घोड़े पर खींच लिया, उसे गले लगाया और कहा, जियाओहुआ, यह ठीक है। आप अभी भी बढ़ रहे हैं और बहुत सो रहे हैं। इससे किसी भी चीज में देरी नहीं हुई, तो माफी क्यों मांगे? लेकिन इस बार मैंने वास्तव में कुछ देखा है। मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतनी सो सकते हैं। यहाँ तक कि आप पर पानी के छींटे भी आपको नहीं जगाएगा।
झांग जियाओ हुआ शर्मा गया और शर्माते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। शायद मैं पहले भी इस तरह सोया था, लेकिन मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठा। झांग शियाओलोंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह समझ में आता है। वह और उसका छोटा भाई हमेशा एक साथ सोते थे और पहले कभी कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। वे पहले कभी इतनी जल्दी नहीं उठे थे। शायद जियाओ हुआ हमेशा भारी नींद में रहा था। वैसे भी यह कोई समस्या नहीं थी और उसे भविष्य में इतनी जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। शेष यात्रा दूर नहीं थी और उन्होंने भाइयों की आकस्मिक बातचीत और झांग शियाओलोंग के उत्साह के बीच इसे जल्दी से कवर किया। वे दूर से बालिगू गांव के प्रवेश द्वार को देख सकते थे। झांग शियाओलोंग ने फिर अपने घोड़े को रोक दिया, जिससे बारात को थोड़ी देर आराम करने की अनुमति मिली। समारोह के एक मास्टर ने तब लोगों के लिए पटाखे फोड़ने और एक बैंड के लिए संगीत बजाने की व्यवस्था की, क्योंकि वे गांव में अपना रास्ता बनाते थे। झांग जियाओ हुआ जल्दी और आज्ञाकारी रूप से अपने घोड़े से कूद गई, अपने भाई से बागडोर ले ली और घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ गई। लियू परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से सुबह सुबह गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शादी की बारात देखी, कोई श्री लियू को सूचित करने के लिए वापस दौड़ा। शादी के बैंड ने सुबह सुबह की शांति को तोड़ दिया और बालिगू के सभी ग्रामीण उत्सव की आवाज से जाग गए। बारात के गांव में प्रवेश करने से पहले ही कई बच्चों और ग्रामीणों ने उन्हें रोककर कैंडी और अन्य सामान मांगे। झांग परिवार तैयार था और किसी ने तैयार वस्तुओं को बाहर निकाला और उन्हें भीड़ के बीच बिखेर दिया। भीड़ ने कैंडी उठाई और तितर बितर हो गई, जिससे बारात आगे बढ़ गई। लियू परिवार के घर के गांव के प्रवेश द्वार से बारात को कई बार रोका गया, लेकिन हर कोई खुश था और नाराज नहीं था। ग्रामीण इलाकों में यह एक रिवाज था कि हर किसी को परिवार की खुशी में हिस्सा लेना चाहिए। एक परिवार जितनी अधिक खुशी साझा करता है, घटना की खुशी उतनी ही अधिक होती है। जितनी बार संभव हो सके बारात को रोके जाने से बहुत खुशी हुई।